वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। और मैं एसके त्रिपाठी आज आप सभी के साथ जो हमारा बजट है, केंद्रीय बजट 2024-25 का, इसको यहां पर हिंदी मीडियम में देखेंगे। इसके बाद ठीक यही वीडियो आपको इंग्लिश मीडियम में भी मिलेगा। तो हम बजट को देखने जा रहे हैं। एक्चुअली बजट जो वर्ड है ये हमारे संविधान में यूज नहीं हुआ है और अगर आप देखेंगे तो आम बोलचाल की भाषा में हम इसको बजट बोलते हैं। नहीं तो जो हमारा संविधान है उसमें आर्टिकल 112 में जो इसका नाम है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है, तो जैसे किसी एक इंडिविजुअल की, किसी एक व्यक्ति की आय होती है और व्यय होती है, उसके उपागम होते हैं, उसके स्रोत होते हैं, वैसे ही सरकार का भी होता है। तो जब हम राजकोषीय नीति पढ़ने जाते हैं तो हम वहां पर सरकार की आय क्या है, सरकार का व्यय क्या है, सरकार कहां कहां अपने व्यय कर रही है, किस तरीके से उसका तार्किकीकरण किया जाना चाहिए, ये सब चीजें हम कहां पर देखते हैं, बजट के अंतर्गत देखते हैं, जिसका उल्लेख कहां पर नहीं है बजट शब्द का, संविधान में। ये याद रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो उसको आर्टिकल 112 में क्या बोला गया, वार्षिक वित्तीय विवरण। सबसे पहले बजट में हमको कोर पार्ट पढ़ने की जरूरत है कि एक्चुअली जो ये आय व्यय का जो वार्षिक वित्तीय विवरण है इसमें क्या बताया जाता है, इसके क्या अवयव होते हैं। तो अगर बजट के अवयव देखेंगे तो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है राजस्व बजट, जिसको आप रेवेन्यू बजट बोलते हैं। दूसरा जो है आपका पूंजीगत बजट होता है, जिसको कैपिटल बजट भी बोला जाता है। तो राजस्व बजट में राजस्व के अंतर्गत जो राजस्व आय होगी उसको देखा जाएगा, ठीक है ना, और उसके अलावा जो राजस्व व्यय है वो देखा जाएगा। उसी तरीके से पूंजी, जो आपका पूंजी खाते का बजट है उसके अंतर्गत पूंजीगत प्राप्तियां और जो पूंजीगत जो आपकी पूंजीगत जो व्यय है उसको देखा जाता है। ठीक है, अब यहां पर इसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाता है राजकोषीय नीति को, तो आर्टिकल 112 के अंतर्गत जहां पर सरकार के आय व्यय का लेखा जोखा रखा जाता है। अब अगर हम राजस्व बजट की बात करें तो इसमें दो तरीके की प्राप्तियां होती हैं, है ना। प्राप्तियों के अंतर्गत कि जो हमारा राजस्व के अंतर्गत जो आय हो रही, जो हमारे पास प्राप्तियां हैं वो किससे किससे होगी। पहला टैक्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है, उसमें टैक्स में डायरेक्ट टैक्स भी आ जाएगा, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। एक होता है गैर कर राजस्व होता है, उसके अंतर्गत क्या आएंगे, जो आपके यूजर चार्जेस होते हैं, जैसे कोई आपका सार्वजनिक उपक्रम है सरकार का, उसका लाभ है, कोई लाभांश डिविडेंड आया, कोई आपको ब्याज की प्राप्ति हुई, तो वो आपका किस में आ जाएगा, गैर कर राजस्व प्राप्तियों में आ जाएगा। अब राजस्वगत व्यय के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें क्या देखा जाता है कि ऐसा व्यय सरकार का जिसमें किसी भी तरीके की परिसंपत्ति का सृजन नहीं हो रहा है और किसी भी तरीके की जो लायबिलिटी है, उत्तरदायित्व जो है वो कम नहीं हो रहा। जैसे आपने बैंक से लोन लिया तो वो क्या है, आपकी लायबिलिटी है, क्योंकि आपको ब्याज समेत उसको वापस करना है। तो अगर ये दोनों कंडीशन स्थिति अगर वहां पर क्या हो जाती है, संतुष्ट हो जाती है, तो उसी को बोला जाता है कि ये सरकार का कैसा व्यय है, राजस्वगत व्यय है। इसमें सरकारी कर्मचारियों के वेतन वगैरह को भी आप रख सकते हैं। कैपिटल बजट की बात करेंगे अब हम लोग। तो पूंजीगत अगर बजट की बात करें तो इसमें पूंजीगत प्राप्तियां होंगी। पहली चीज तो प्राप्तियां होंगी। प्राप्तियों के अंतर्गत क्या आएगा आपके, तो प्राप्तियों के अंतर्गत आएगा पहला विनिवेश के माध्यम से जो भी पैसा आता है। अगर आपने कोर सीरीज देखी होगी तो आप लोगों को सारे कंसेप्ट याद आ रहे होंगे, मैंने सारी चीजों को डिकोड किया। उसके बाद कोई लोन दिया है सरकार ने, अगर वो उसको वापस मिलता है तो उसको भी इसी में रखा जाता है पूंजीगत प्राप्तियों में। जो आपकी उधारियां होती है, क्योंकि उससे किसी न किसी तरीके से उत्तरदायित्व जो है जनित हो रहा होता है, जो फ्रेश आपकी बोरोइंग्स होती हैं, है ना, जो नई उधारियां होती है वो इसमें आएगा। निजीकरण भी इसके अंतर्गत आएगा। इसके अलावा पूंजीगत व्यय में क्या आएगा, तो ऐसा सरकार का कोई भी व्यय जिसमें किसी तरीके की परिसंपत्ति का सृजन हो रहा हो, या और शब्द लगा है यहां पर, या OR और इंग्लिश वाला या शब्द है ये, जो आपका किसी तरीके की उत्तरदायित्व को कम कर रहा हो, है ना। तो दोनों में से अगर कोई एक अगर स्थिति यहां पर संतुष्ट हो जाएगी तो उसको बोला जाएगा कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है। इसी के अंतर्गत आप योजनागत व्यय को रख सकते हैं, जिसको अब मर्ज कर दिया गया है बजट में, योजनागत और गैर योजनागत व्यय को। तो ये योजनागत व्यय के अंतर्गत इसको रखा जा सकता है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कोर पार्ट की जानकारी होना आवश्यक है। उसके बाद हम डेटा देख लेंगे, डेटा में कुछ भी नहीं होता है ना। अब बहुत सारे शब्द आते हैं कि डेफिसिट के कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से नहीं होते, तो वो मैं जैसे जैसे जहां पर बताया जाएगा वहां पर मैं आपको क्या कर दूंगा, वहां पर आपको कर दूंगा, डिकोड कर दूंगा वहां पर, ठीक है। तो बजट के अंदर क्या हो गया, अब फिर से एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। पहले आय और
व्यय को देखते हैं हम। इसमें आय प्लस व्यय होता है इसमें, ठीक है। अब इसमें रेवेन्यू और कैपिटल वाला दोनों पार्ट आ गया। अब मान लीजिए सरकार की जो आय है वो उसके व्यय से कम है, तो अब अपने खर्चों को कैसे चलाएगी सरकार? कल्याणकारी नीतियां हैं, अगर मान लीजिए कि जो वंचित वर्ग हैं उनके कल्याण के लिए या सामाजिक न्याय को स्थापित करने के लिए जो योजनाएं चलाई जाती है, उसके लिए धन कहां से आएगा? तो उसके लिए सरकार क्या लेती है? बजट में एक और चीज जुड़ जाती है, वहां पर सार्वजनिक उधारी लेती है ना, वहां पर पब्लिक डेप्ट या उधारियां लेती है। अब ये जो उधारियां लेती है सरकार, ये दो तरीके से ले सकती है, या तो घरेलू स्तर पर देश के अंदर ले सकती है बैंकों से, पब्लिक से, और बाह्य क्षेत्र में भी ले सकती है। बाह्य क्षेत्र में किसी भी अंतरराष्ट्रीय संगठन से ले सकती है, एनआरआई से ले सकती है, द्विपक्षीय स्तर पर ले सकती है, बहुपक्षीय स्तर पर ले सकती है, ठीक है। अब बजट में हमारे यहां घाटे का बजट होता है। अब ये क्या होता है, जैसे कोई एक व्यक्ति, उसकी आय 20,000 है, खर्चा 30,000 है, तो 10,000 का डेफिसिट है। अब 10,000 का उसके पास अगर घाटा है तो या तो वो अपने दोस्त से लेगा या घर वालों से लेगा अपने खर्चे को चलाने के लिए। उसी तरीके से सरकार लेती है वहां पर। अगर बैलेंस बजट, एक संतुलित बजट का शब्द आता है, उसका मतलब क्या होता है? तो संतुलित बजट का मतलब ये होता है कि जितनी आय है उतना ही व्यय है। ऐसा कभी नहीं होता, ये आपका आइडियल कंडीशन है। इसके बाद अगर आप देखेंगे कि अगर आय सरकार की इनकम जो है वो ज्यादा है, किससे? एक्सपेंडिचर से, व्यय से ज्यादा है, तो उसको बोलते हैं कि अधिशेष बजट है। यह कल्याणकारी राज्यों की मुख्य विशेषता है। इसके बाद जो घाटे की बजटीय व्यवस्था जिसको बोला जाता है, उस किसको बोला जाता है? जहां पर जो आपकी इनकम होगी वो कम होगी, किससे? एक्सपेंडिचर से, व्यय से, ठीक है। अब यहां पर हम डेफिसिट को समझ लेते हैं, एक बार आगे आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लीजिए लिखा है कि आपका जो राजस्व घाटा लिखा है ना, रेवेन्यू डेफिसिट। किसको बोलेंगे? कि जो राजस्वगत व्यय है आपका, रेवेन्यू जो आपका एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा है आपका, किससे? रेवेन्यू के अंतर्गत जो आपकी इनकम हो रही, जो आय हो रहा है, इसी को बोल देंगे हम राजस्वगत घाटा है। पूंजीगत घाटा किसको बोलेंगे? जहां पर पूंजीगत आपका व्यय जो होगा वो ज्यादा होगा, किससे? इनकम से। कौन सी इनकम? पूंजीगत इनकम, है ना। और प्राइमरी जो प्राथमिक घाटा है वो किसको बोलते हैं? तो जो राजकोषीय घाटा होता है आपका, उसमें से जब हम माइनस कर देते हैं, किसको? जो आपकी ब्याज दी जाती है ना, इंटरेस्ट पेमेंट की जाती है, जो ब्याज दिया जाता है, जब उसको घटा दिया जाता है राजकोषीय घाटे से, तो उसको बोलते हैं प्राथमिक घाटा। और राजकोषीय घाटा किसको बोलते हैं? कि जो आपका कुल व्यय है, कुल व्यय अगर ज्यादा है कुल आय से, तो उसको बोलेंगे कि राजकोषीय घाटा है। अब उसी राजकोषीय घाटे में से जब हम ब्याज की प्राप्तियों को घटा देते हैं तो प्राथमिक घाटा उसको बोला जाता है। और राजकोषीय घाटे में एक बात याद रखिएगा कि इसमें जो कुल व्यय देखा जाता है उसमें उधारियों को भी शामिल किया जाता है व्यय में, ठीक है। इसके बाद एक वर्ड आता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट वर्ड आता है। इसका मतलब क्या होता है? कि जो आपका राजस्वगत घाटा है उसमें से अनुदान को घटा देते हैं। अनुदान अगर आप देखेंगे तो आर्टिकल 275 और 282 संविधान में उल्लेख है राज्यों को अनुदान वगैरह देने की। तो अनुदान जो दिया जाता है उससे क्या होता है? वो स्टेट को एसेट क्रिएट करने के लिए, परिसंपत्ति के सृजन के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो वो अनुदान को माइनस करके उसको निकालते हैं, क्योंकि उसमें 2 साल का डेटा डबलिंग हो जाता है, ठीक है ना। इतना ही जानने की आवश्यकता है बजट में। इसमें से ही सारे क्वेश्चंस आ जाएंगे आपके। एनके सिंह कमेटी और जो एफआरबीएम एक्ट है उसके बारे में हमने चर्चा किया है अपने जो कोर इकोनॉमिक्स की जो हमारी सीरीज है उसमें, आप देख सकते हैं। इसके बाद यहां पर अब फैक्चुअल चीजें देखना हमको। अगर कोर पता चल गया, अब बजट में क्वेश्चन कि भैया किसने पेश किया, तो वित्त मंत्री जो होंगी वही करेंगी। निर्मला सीतारमण जी ने किया 23 जुलाई 2024 को। कितने का बजट है ना। तो आपका अगर आप देखेंगे ये डेटा डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, लेकिन हमको देख के जाना है, क्योंकि टोटल कितने का बजट है ये हमको पता होना चाहिए। तो ये 48,20,512 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट जो है वो पेश किया गया। और इसके पहले जब चुनाव होना था तो अंतरिम बजट आया था, तो ये मुख्य बजट हो गया, इसलिए इसका जो है डेटा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर हमारी वित्त मंत्री जी ने लगातार 7वीं बार जो है यहां पर बजट को पेश किया है। इसके साथ ये जो है आपका एक फैक्ट बन गया, क्योंकि इन्होंने जो पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है। नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली जो आपकी एनडीए गवर्नमेंट है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसके तीसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है ये पेश किया गया है। बिल्कुल ठीक बात है। मोरारजी देसाई ने 1959 से 64 तक लगातार 5 पूरे बजट और एक अंतरिम बजट पेश किया था। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बार केंद्रीय बजट पेश किया था, उन्होंने 7वीं बार किया तो रिकॉर्ड तोड़ दिया। मोरारजी देसाई ने रिकॉर्ड 10 बार जो है बजट पेश किया, जबकि पूर्व मंत्री जो पी चिदंबरम थे उन्होंने 9 बार बजट पेश किया था। नॉर्मल से फैक्ट है, इसको सिर्फ रीडिंग मारना है। इसके बाद अब बजट के अनुमान है कि कुल व्यय कितना होने वाला है। अब ये क्या है? बजट अगले वर्ष के
लिए हम इस वर्ष में जो होने वाला है उसका क्या कर रहे हैं, अनुमान लगा रहे हैं। तो ये क्या है, अनुमान पर आधारित होता है, निष्कर्ष नहीं होता। निष्कर्ष किस पे निकलता है, इकोनॉमिक सर्वे में, इसलिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कॉन्क्रीट डेटा होता है वहां पर। ठीक है, तो कुल व्यय यहां पर कितना हो जाएगा, तो 48,20,512 करोड़ रुपए होने का अनुमान लगाया गया, जिसमें पूंजीगत जो व्यय है 11,11,111 करोड़ है। और संशोधित जो अनुमान है 2023-24 की तुलना में बजट अनुमान जो है वो वृद्धि दिखाता है, किसमें, पूंजीगत व्यय में 16.9% की। बजट अनुमान 2024-25 में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो वृद्धि है आपकी पूंजीगत व्यय में, संशोधित अनुमान जो लगाया जा रहा है उसमें 18.2% की। ये डेटा सब याद रखने की जरूरत नहीं है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी के संदर्भ में जो हम घाटा देखते हैं, है ना, तो राजकोषीय घाटा, उसका स्तर कितना बनाए रखने की यहां पर आवश्यकता है, क्योंकि एनके सिंह पैनल हो गया, एफआरबीएम पैनल हो गया, ये इसीलिए लाया गया कि किस तरीके से राजकोषीय नीति के अंतर्गत अनुशासन को बनाए रखा जा सके और स्थिरता से सरकार को चलाया जा सके, है ना। यहां पर सरकार राजकोषीय घाटे को वित्त वर्ष 2025-26 में जो टारगेट कर रही है वो बता रही है कि जीडीपी के 4.5% तक हम लाएंगे, इस उद्देश्य से कार्य करेंगे। ये डेटा वेरी इंपॉर्टेंट, इसको हमको किनारे रखना है। इसके बाद जो 2023-24 में भारत की वास्तविक विकास दर की बात करें तो 8.2% था, वास्तविक दर की बात कर रहे हैं, और नॉमिनल जो वृद्धि दर थी वो 9.6%। अब देखिए वास्तविक और नॉमिनल में क्या फर्क होता है। वास्तविक का मतलब यह होता है यहां पर हम कोई आधार वर्ष देखते हैं, जैसे 2011-12 को ले लिया हमने, 2012 को ले लिया, अब वहां से हम क्या कर रहे हैं, तुलना करके आज की डेट में हम देख रहे हैं, तो वहां पर एक स्थिरता वाला हमको आंकड़ा मिलता है। लेकिन अभी 2024 में हम देख रहे हैं और 2024 के ही वर्ष का आंकड़ा ले रहे हैं और उससे ग्रोथ रेट देख रहे हैं, तो उसको नॉमिनल बोलते हैं, है ना। तो वो ज्यादा जो है वो विश्वसनीय नहीं होती है। इसके बाद यहां पर बताया गया है कि वित्त वर्ष जो हमारा 2023-24 है, इसमें जो निजी व्यय है, जो प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है, उसमें 4% की वृद्धि देखी गई है। अब यहां पर देखेंगे कि आरबीआई ने जो फाइनेंशियल ईयर 2024-25 का है, इसमें भारत की वृद्धि दर का 7.2% रहने का अनुमान व्यक्त किया। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पूछा जा सकता है। औसत अगर हम रिटेल में जो इन्फ्लेशन है, खुदरा मुद्रास्फीति, अगर उसको देखें 2022-23 में तो 6.7% थी, उसकी तुलना में 2023-24 में ये कहां पर आ गई है, 5.4% पर आ गई है। हमारे यहां मुद्रास्फीति की समस्या बहुत जो है विकट हो गई है, ये हमको पता है, ये डेटा हमको याद रखना है। शीर्ष पर महंगाई कब थी, तो जून 2024 में थी 5.1%, और कोर मुद्रास्फीति की दर से 3.1% नीचे है ना। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सर्वांगीण रूप से अगर देखें मल्टी डायमेंशनली जो मुद्रास्फीति है आरबीआई के अनुसार जो है 2 से 6% के बेल्ट में देखी गई है। ठीक है, इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है 24-25 के लिए उधारियों को छोड़कर जो कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय हैं वो 32.07 लाख करोड़ रुपए और 48.21 लाख करोड़ रुपए अनुमानित हैं। ठीक है, और राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का कितना रहने की यहां पर अनुमान लगाया गया, 4.9। ये बहुत ज्यादा डेटा है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अब यहां पर देखिए 2024-25 के दौरान जो दिनांकित सिक्योरिटीज थी उसके माध्यम से जो सकल और निवल बाजार उधारियां हैं वो बताया जा रहा है। इसका आप डेटा देख जाएंगे, दोनों ही जो वर्ष हैं 2023-24 की तुलना में कम होंगे। ये इंपॉर्टेंट है, मतलब पहले जो हमारी निवल बाजार उधारियां थे वो जो है वहां पर देखा जा रहा है तो वो कम हो रही। पूंजीगत व्यय जो है जीडीपी का 3.4% है, ये डेटा याद रखना है। इसके बाद इसमें राज्यों का जो पूंजीगत व्यय है उनके लिए उनको देखेंगे तो 1,50,000 करोड़ रुपए की वहां पर वित्तीय सहायता दी गई है, शामिल है उसमें। बजटीय पूंजीगत व्यय जो फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के पूंजीगत व्यय का 3.3 गुना है। 2024-25 के बजटीय अनुमान में कुल जो परिव्यय है उसका 23% है, मतलब जो टोटल खर्च सरकार कर रही है उसमें पूंजीगत व्यय का ये अंश बता रहे हैं। पूंजीगत व्यय अगर आप करते हैं कहीं पर तो उससे क्या होता है, ये निवेश है, आने वाले टाइम पर आपको रिटर्न देता है, ये फायदेमंद। यहां पर जो हमारे लेखा महानियंत्रक हैं सीजीए, उनके द्वारा प्रकाशित 3 अस्थायी वास्तविक पीए जिसको बोलते हैं, उसके अनुसार केंद्र सरकार का जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 5.6% हो गया। अब ये देखिए डेटा है ना, अब 4+2 और -2 जो है आपने देखा है इन्फ्लेशन के अंतर्गत टारगेट करना है, लेकिन जीडीपी के अंतर्गत देखेंगे तो ये बहुत बड़ा घाटा है। इसके अलावा वर्ष 2023-24 में राजस्व घाटा जो था वो जीडीपी का 2.6% कम हुआ था। ठीक है, अब यहां पर बताया जा रहा है 2024-25 के बजटीय अनुमान के अनुसार जो इंपॉर्टेंट डेटा है, अब ये टेबल हमको याद रखना। पहला,
अगर हम देखें राजकोषीय घाटा कुल जीडीपी के परसेंट का कितना जो अनुमान है 4.9 है ना, राजकोषीय घाटा। फिर राजस्व घाटा 1.8, प्राथमिक घाटा 1.4, कर राजस्व सकल कितना आएगा 11.8, गैर कर राजस्व 1.7, केंद्र सरकार की उधारियां ऋण 56.8। आप देख रहे हैं ये कितना बड़ा डेटा है, इतनी तो उधारी है भाई सब इनके ऊपर, ठीक है ना। अब ये पॉपुलिस्ट अप्रोच के कारण है, ठीक है। तो ये हमको देख के जाना। अब ये शब्द मैंने इसलिए बता दिए कि यहां पर घूमना नहीं हमको कि क्या है प्राथमिक घाटा, अब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यही पढ़ने का तरीका है बजट को। मार्च 2024 के अंत तक जो भी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक थे उनका जो एनपीए है उनका औसत घटकर जो है औसत घट गया है, ठीक है। आप देखेंगे हमारे यहां लगातार एनपीए की समस्या बनी हुई है, और वो छोटे लोगों के डिफॉल्ट से नहीं, बहुत बड़े बड़े लोगों के। वहां पर आप देखेंगे तो क्रोनी कैपिटलिज्म, करप्शन है वहां पर, इसलिए ये देखा जाता है। 2017-18 में देखेंगे तो ये 11.2% के उच्च स्तर पर था, इसको जो है कम कर दिया गया है। और यहां पर जो CRAR हमने बासल कमेटी पढ़ी थी उसके अंतर्गत देखा था कि किस तरीके से पूंजी पर्याप्तता अनुपात को वहां पर संतुलित रखना है, उसके लिए नॉर्म्स बनाए गए। तो हमने जो है उसको 16.8% कर लिया है, ठीक है ना। ये डेटा बताया जा रहा है मार्च 2024 का। बजट अनुमान जो है हमारा आगामी वर्ष के लिए 24-25 वित्तीय वर्ष के लिए, उसमें अगर आप देखेंगे सकल कर राजस्व जो संशोधित अनुमान है वो 23-24 की तुलना में 11.7% और पीए जो है वो 23-24 की तुलना में 10.8% बढ़ने का अनुमान है। ये यहां पर ये बताया जा रहा है, ठीक है। अगर यहां पर देखें कि गैर कर राजस्व की बात करें तो वो आपका 5.46 लाख करोड़ रुपए अनुमान लगाया जा रहा है। संशोधित अनुमान जो है 23-24 के 3.76 लाख करोड़ रुपए से 45.2% अधिक है, ठीक है ना, जो मुख्य रूप से बेहतर लाभांश प्राप्तियों के कारण, ये डिविडेंड है आपका, ठीक है। इसके बाद 23-24 के राजस्व अनुमान में प्रमुख सब्सिडी के 1.4% से 24-25 में देखेंगे तो 1.2% होने की संभावना है ना। यहां पर अगर आप देखेंगे राजस्व व्यय जो है वो 10.3% है, यानी 3.81 लाख करोड़ रुपए की प्रमुख सब्सिडी यहां पर दी जाएगी। ये सबसे बड़ा बर्डन है सरकार के ऊपर। और राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय जो है उसमें संतुलन बनाने के लिए जो 2024-25 में सरकार का जो अपना कमिटमेंट है ना, वो क्या बताया जा रहा है यहां पर कि जो राजस्व प्राप्ति और राजस्व व्यय कितना रहेगा 31.29 लाख करोड़ रुपए और 37.09 लाख करोड़ रुपए होने का अनुमान है ना। ये सब डेटा याद नहीं करना है हमको, एक बार देख के जाना है ना। जो टेबल्स में है वो याद करना है हमको। यहां पर बताया जा रहा है 24-25 में जो जीएसटी है उससे 10.62 लाख करोड़ रुपए की प्राप्ति होने का अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। और 23-24 में देखेंगे तो जीएसटी के अंतर्गत बहुत अच्छी जो है वहां पर प्राप्तियां हुई हैं, है ना, तो उपलब्धि बता रहे हैं। सकल जीएसटी संग्रह जो है 20.18 लाख करोड़ रुपए है, ठीक है। वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में इसमें जो है 11.7% की वृद्धि हुई है, तो बिल्कुल ठीक बात है। बहुत ज्यादा एम्बिगिटी है, विरोधाभासी है ये जीएसटी में बहुत सारी चीजें, कि वही चमड़े से जो फर्नीचर बनता है उसमें 28% है, कई सारी जो चीजें हैं उसमें 5% है, ठीक है। तो इसमें भी बहुत बड़ी समस्याएं, कभी और डिस्कस करेंगे इसको। इसके बाद सकल कर राजस्व में कितनी वृद्धि हुई है ये याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये आय का उपागम है सरकार का 13.4%। केंद्र का कुल कर जो है 10.9% जो है वहां पर कलेक्ट किया गया। केंद्र सरकार का वित्त वर्ष जो 2023-24 की बात कर रहे हैं इसमें सकल एक्सपेंडिचर परिव्यय की बात करें तो 5.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। इसमें कुछ जो शब्द यूज किए जाते हैं, कल्चर का जो हमारा पेपर उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसको हाईलाइट करती है हमारी सरकार। तो वित्त मंत्री जी ने कहा कि बिहार में गया स्थित जो विष्णुपद मंदिर है, बोध गया में जो महाबोधि मंदिर है ना, इसका बहुत ज्यादा आध्यात्मिक महत्व है। तो हमको कल्चर के लिए इस साइट्स को देख के जाना है ना, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे यूपी का स्टेट का एग्जाम हो, चाहे आपका कोई भी अच्छा एग्जाम हो, उसके लिए इसको वैश्विक मानकों से क्या करते हुए, सिंक्रनाइज करते हुए, संयोजित करते हुए इसको टूरिज्म के रूप में डेवलप करना है, ठीक है। इसके लिए इन्होंने बताया काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारा मॉडल के अनुरूप विष्णुपद मंदिर गलियारा और महाबोधि मंदिर गलियारे के समग्र विकास के लिए हेल्प की जाएगी, है ना। अब आपको पता है कि सरकार इस बार जो है वो संपूर्ण बहुमत में आई नहीं, है ना, तो अब मतलब उसको सहायता लेनी पड़ी किसकी, बिहार की और आंध्र प्रदेश की। तो ये जो है राजनीतिक आयाम आपको राजनीति शास्त्र के पता होने चाहिए, इसीलिए आप देखेंगे तो स्पेशल पैकेज मिला हुआ है दोनों स्टेट को, ठीक है ना। लिखना नहीं हमको, ना इंटरव्यू में बोलना है, लेकिन हमको ये जानकारी रखना है
ठीक है। अगले 10 साल में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक बढ़ाना है। इंपॉर्टेंट फैक्ट, मेंस में भी काम आएगा। ठीक है। इसके लिए यहां पर वेंचर कैपिटल फंड जो है स्टैब्लिश किया जाएगा 1000 करोड़ रुपए का। यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर जो मोबाइल फोन का सेगमेंट है, जैसे मोबाइल फोन है, मोबाइल का पीसीबीए होता है, मोबाइल चार्जर है, तो इसमें सीमा शुल्क जो है उसको घटाया जा रहा है 15% तक। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कुछ विशेष दूरसंचार उपकरण है उसमें, जैसे पीसीबीए है आपका, उसमें जो है सीमा शुल्क 10 से बढ़ाकर 15% करने का यहां पर क्या किया गया है, प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है। नॉर्मल से कुछ विशेष में, है ना, छूट भी दी जा रही है, वहां पर बढ़ाया भी जा रहा है। 2 लाख करोड़ रुपए की लागत से 5 योजनाओं और पहलों से संबंधित प्रधानमंत्री का पैकेज अगले 5 वर्षों में जो 4.1 करोड़ युवा हैं उनको रोजगार मिलेगा, कौशल प्रशिक्षण मिलेगा और अन्य अवसरों की सुविधा देगा। पिछले 10 साल में भी खूब मिला है, खूब मिलेगा। लगातार स्टूडेंट्स की लाइफ से खेल रहे हैं, है ना, कोई पेपर कभी लीक हो जाता है, मुद्दे चल ही रहे हैं, आरक्षण के एमपी वगैरह में रिजल्ट ही नहीं आया, यूपी में पेपर वो हो गया, तो ये कर रही है सरकार, करेगी, है ना, फंड तो निकालना पड़ता है तभी तो यूज करेगी वो। विकसित भारत को साकार करने के लिए बजट में सभी के लिए पर्याप्त अवसरों के सृजन के लिए 9 प्राथमिकताओं को जो है वहां पर रखा गया है, 9 क्षेत्र को। अगर इसमें देखेंगे तो इसका मुख्य जो जोर है इस बजट का वो रोजगार पे है, कौशल विकास पे है, एमएसएमई पे है और मध्यम वर्ग पर है। ठीक है। महिला संचालित विकास को बढ़ावा देना है, महिला सशक्तिकरण पर हमेशा सरकार का फोकस रहता है, लेकिन हमारे यहाँ डेली कुछ ना कुछ जो है नृशंस जो है हीनियस जो है क्राइम्स होते जा रहे हैं, अभी भी चल ही रहा है मुद्दा, आप लोगों ने देखा होगा। तो इनसे जुड़ी जो योजनाएं हैं उनके लिए जो प्रावधान किया गया बजट में 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक का आवंटन का प्रस्ताव, जिससे महिलाओं को, बच्चियों को जो है, लड़कियों को लाभ होगा। ठीक है। ग्रामीण अवसंरचना समेत ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। मुद्रा ऋण जो है विदाउट कोलेटरल, किसी बेरोजगार युवा को अगर अपना कोई उपक्रम लगाना होता था तो उसको पहले 10 लाख रुपए मिलता था, अब उसको 20 लाख रुपए कर दिया गया लिमिट को। लेकिन जब आप आगे पढ़ेंगे तो इसमें क्लॉज है, क्लॉज ये है कि ये 10 पहले था, 10 का 20 उसी को मिलेगा जो पहले से लेके चुका चुका है, मतलब नए व्यक्ति को नहीं मिलेगा, है ना, इसमें भी दलाली है। सरकार अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप करवाएगी और उससे उनका कौशल विकास कराएगी और मानव संसाधन विकास करेगी, ऐसा बताया जा रहा है। याद रखना है हमको। 25,000 ग्रामीण बस्तियों को सभी मौसमों से के लिए उपयुक्त जो 12 सड़कें हैं, है ना, तो उनको वहां पर बनाएगी। सड़क संपर्क सुविधा प्रदान करेगी। पीएमजीएसवाई के चरण 4th की यहां पर स्टार्टिंग की जाएगी। 2024-25 में शिक्षा, रोजगार, कौशल प्रशिक्षण के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। अगर आप देखेंगे तो 1 फरवरी 2024 को जब अंतरिम बजट लाया गया था उसके दौरान जो रक्षा मंत्रालय है उसको जो आवंटन की बात की गई थी, है ना, उसमें आप देखेंगे तो आईडेक्स अदिति योजना के साथ वहां पर बोला गया था कि रक्षा जो क्षेत्र है वहां पर हमको अभिनव प्रौद्योगिकी का विकास करना, आरएनडी करना है और इस क्षेत्र में हमको सशक्त होना है और नवाचार के लिए वहां पर 400 करोड़ रुपए का अतिरिक्त आवंटन किया गया था, है ना, तो उसको सरकार जो है फॉलो कर रही है। बजट का सार देखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब यहां पर राजस्व प्राप्तियां क्या है, ये डेटा एक बार देख जाना है आप लोगों को। ठीक है, एक बार ये डेटा आप लोगों को देख के जाना है ना, रटने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक। इसके बाद हम देखेंगे कि अनुमानित शीर्ष 3 कर कौन से। क्यों देखते हैं हम ये डेटा, क्योंकि यहां पर सरकार की प्राप्तियां हैं, यही तो आय का उपागम है। आय पर कर जो है अगर देखेंगे सबसे ज्यादा इनकम टैक्स मिला है, उसके बाद जीएसटी है, उसके बाद कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कॉर्पोरेट टैक्स जो बिजनेसमैन का वो कम है, समझ रहे हैं। अब ये आय पे कर क्यों सबसे ज्यादा है, क्योंकि भैया ऑटो डिडक्शन है ना, तो लोग चोरी नहीं कर पाते टैक्स की, तो उनको मजबूरी में देना पड़ता है। बाकी अधिकांश लोग जो है टैक्स का जो स्लैब है वो अतार्किक होने के कारण टैक्स की चोरी करते हैं। लाफर कर में पढ़ा था हम लोगों ने। बजट अनुमान 2024-25 में केंद्र की निवल प्राप्तियां जो है, निवल केंद्र का कर राजस्व 25.8%, ये डेटा याद रखना है प्रतिशत में। फिर उससे कम गैर कर राजस्व 5.5%, फिर उससे कम गैर ऋण पूंजी प्राप्ति 0.8% है। तो प्राप्तियां हमको ये पता होनी चाहिए डेटा में। इसके बाद कर प्राप्तियों में रुझान, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए। जैसे सकल कर राजस्व तो 11.3 जीडीपी के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, है ना, टैक्स टू जीडीपी रेशियो है 11.1, 11.6, 11.8, तो लगभग एक बेल्ट में बना हुआ है। प्रत्यक्ष कर जो है 6.2 से फिर 6, 6.6, फिर 6.8, अप्रत्यक्ष कर 5.1, 5.1, 5 और 5 लगभग सेम है। क्यों? क्योंकि जीएसटी लग रहा है। ठीक है, तो ये 2022-23, 23-24 का संशोधित अनुमान और 24-25 का बजट अनुमान है ना। ठीक है, अब यहां पर
बजट अनुमान जो है हमारा, उसमें पूंजीगत व्यय की जो प्रवृत्ति है वो बताया जा रहा है। इसमें सबसे पहले प्रभावी पूंजीगत व्यय है, फिर उसके बाद पूंजीगत व्यय है, फिर पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए सहायता अनुदान का वहां पर क्या आता है, संदर्भ आता है। इसको एक बार देख जाएंगे आप लोग। इसके बाद बजट अनुमान जो है, इसमें व्यय की संरचना बताई जा रही है। तो सबसे पहले आएगी केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं, ठीक है ना, जिसका वेटेज ज्यादा है। उसके बाद अन्य केंद्रीय क्षेत्र के व्यय है, फिर केंद्र का स्थापना व्यय है, फिर केंद्र प्रायोजित योजना है, फिर अन्य अनुदान है, फिर उसके बाद वित्त आयोग के अनुदान। अब बताइए, अन्य अनुदान और जो ऋण है उससे भी कम है आपका वित्त आयोग का अनुदान। बजट अनुमान 2024-25 में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों का जो कुल अंतरण है 23.49 लाख करोड़ रुपए है। बजट अनुमान में देखें तो राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जो अंतरण किया जा रहा है ना, जो ट्रांसफर किए जा रहे हैं, अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो सबसे पहले डिवॉल्यूशन, फिर स्कीम रिलेटेड एंड अदर ट्रांसफर्स है, फिर उसके बाद फाइनेंस कमीशन का ग्रांट है। राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के स्रोत क्या है, तो बाजार से उधार लेती है सबसे ज्यादा। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे तो लघु बचत के विरुद्ध जो सिक्योरिटीज वगैरह जारी करके गवर्नमेंट पैसा लेती है, प्रतिभूतियां। रुपया आता कहां से, इसको याद रखना है, रुपया आता कहां से और जाता कहां है। आय और व्यय की बात कर रहे हैं कायदे से, तो 19% जो है इनकम टैक्स से आता है, 5% आपका केंद्रीय उत्पाद शुल्क है, जीएसटी, और देखेंगे तो बहुत ज्यादा 18% है। निगम कर उससे कम है 17, सीमा शुल्क 4% है, ऋण भिन्न पूंजीगत प्राप्तियां 1%। अब देखिए, पूंजीगत प्राप्तियां केवल 1%, कर भिन्न प्राप्तियां केवल 9%, उधारी और अन्य देयताएं देख रहे हैं आप 27% है लाइबिलिटी। रुपया जाता कहां है, तो पेंशन में 4%, अन्य व्यय 9%। इसमें देखेंगे मजा आ जाएगा आपको, है ना, ठीक है। इसके बाद केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है 8%, वित्त आयोग और अन्य अंतरण 9%, करों एवं शुल्क में राज्य का हिस्सा 21 है। ब्याज में जो भुगतान किया जाता है वो 19% करती है गवर्नमेंट। सोचिए, तो ये जो उधारी ले रखी है उसमें कर रही है ब्याज, है ना, डेवलपमेंट के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए। केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो है, जैसे रक्षा और सब्सिडी पर जो पूंजीगत परिव्यय है उसको अगर छोड़ दिया जाए तो केंद्रीय क्षेत्र की जो स्कीम है 16, तो 16 और 19 कितना हो गया आपका 35%, और 6% आपका सब्सिडी मिला देंगे तो 41% ये एक्सपेंडिचर, ये बहुत अतार्किक है, ये क्रिटिसिज्म है उसका। सब्सिडी 6% है, 8% रक्षा के लिए, ठीक। रुपया कहां से आता है, अगर शीर्ष स्रोत बताने हो तो अब आप बता देंगे। सबसे ज्यादा रुपया आता है उधारी और अन्य देयताओं से 27%, उसके बाद इनकम टैक्स है, उसके बाद जीएसटी, उसके बाद निगम कर है, उसके बाद कर भिन्न प्राप्तियां, ये याद रख सकते हैं। जाता कहां है, सबसे पहला राज्यों का हिस्सा है करों एवं शुल्कों में, फिर उसके बाद ब्याज का भुगतान कर रही है इतना सारा जो उधारी ले रखी, उसके बाद केंद्रीय क्षेत्र की योजनाएं हैं, फिर उसके बाद वित्त आयोग और अन्य अंतरण है, लास्ट में मिसलेनियस जो आपके अन्य व्यय हैं। केंद्रीय बजट भाषण की बात करें तो वैश्विक संदर्भ बता रहे हैं कि राजनीतिक अस्थिरता है, चाहे आप रशिया यूक्रेन का संदर्भ देखें, चाहे इजराइल वाला मुद्दा देखें, है ना, तो यहां पर राजनीतिक अस्थिरता बनी रही है ना, तो ये बता रही है कि किस तरीके से जो महंगाई बढ़ी हुई है, तो उसमें हमारी गलती नहीं है, ये अंतर्राष्ट्रीय जो संदर्भ चल रहा है उसके कारण है ना। तो पोत परिवहन में अव्यवस्थाएं हैं, तो ये विकास को विपरीत रूप से प्रभावित कर रही है और मुद्रास्फीति के जोखिम को बढ़ा रही है। अरे बढ़ा हुआ भैया, 2018, 19 या 20 ले लीजिए, कोविड के टाइम से अभी आप अगर उसको कंपेयर करके देखेंगे तो 100 रुपए का रिफाइंड ऑयल 200 रुपए का मिल रहा है ना, ये स्थिति है। आप डेटा कुछ भी बताते रहो। भारत की मुद्रास्फीति कम है, स्थिर है, ये बोल रहे हैं, 4% के लक्ष्य की ओर अग्रसर है। क्यों, उर्जित पटेल कमेटी बनी थी, उसने बोला था 4+2 और -2% की बेल्ट पे इसको बनाए रखना है। वर्तमान में जो स्थायी मुद्रास्फीति है, जिसमें गैर खाद्य और गैर ईंधन रखा जाता है ना, जिसमें वोलेटाइल एलिमेंट नहीं होते, उसका प्रतिशत 3.1 है। यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द जो आपके खराब होने वाले सामान हैं उनकी बाजार में पर्याप्त आपूर्ति हो, जैसे पेरिशेबल फूड्स हो गए, सब्जी हो गया, दूध हो गया, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अंतरिम बजट और बजट का जो मुख्य विषय है उसको देखेंगे। अंतरिम बजट में बोला गया था कि सरकार का जो मुख्य फोकस है गरीबों पर है, महिलाओं पर है, युवाओं पर है और अन्नदाता मतलब किसान। 2022 तक डबल करना था, 24 आ गया, अब देखिए कब तक होता है, 47 तक तो हो जाएगा उनकी आय डबल। इसके बाद बताया जा रहा है कि जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना थी उसको 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ा दिया गया। इससे 80 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ होगा। बजट का मुख्य विषय क्या था, तो हमने देखा कि यहां पर रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर ध्यान संकेंद्रण किया जा रहा है। एमएसएमई को टारगेट इसलिए करते हैं क्योंकि यहां पर जो है, अगर आप देखेंगे तो ये आपका रोजगार इंटेंसिव रोजगार सघन क्षेत्रक होता है। यहां पर ज्यादा लोगों को क्या मिलता है, रोजगार मिलता है। तो जब लोगों को रोजगार मिलेगा, उनकी आय बढ़ेगी तो उनका व्यय भी बढ़ेगा, उससे पूरी इकोनॉमी की सर्कुलर जो आपका फ्लो है वो बना रहता है, ठीक है। और लोगों का जो जीवन स्तर है उसमें गुणात्मक सुधार होता है। 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ अगले 5 वर्षों के दौरान 4.1 करोड़ युवाओं को जो है वो मानव संसाधन के रूप में विकसित किया जाएगा, ठीक है। इसके लिए 5 योजनाएं हैं पीएम की, और जो आपके उनके इनिशिएटिव्स हैं उनके लिए पैकेज की घोषणा किया गया है, ठीक है। अब यहां
यहां पर कितना जो है शिक्षा, रोजगार और कौशल प्रशिक्षण के लिए आवंटन है, तो 1.48 लाख करोड़ रुपए है। और यहां पर मुख्य समुदाय, जाति का मतलब समुदाय है, गरीब, अन्नदाता मतलब किसान, युवा और महिलाएं। बजट का मुख्य विषय रोजगार, कौशल प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग। बजट की प्राथमिकताएं के लिए, प्राथमिकताएं जो वहां पर निर्धारित की गई उसमें 9 क्षेत्रक हैं, ये याद रखना है हमको, क्योंकि ये हर जगह हमको यूज करना है ना, ऐसे हो, मेंस का हो, हमको पेपर में उसको यूज करना है। कृषि में उत्पादकता, अनुकूलनीयता, जीवन भर से कर रहे हैं। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण, समावेशी मानव संसाधन विकास, सामाजिक न्याय, कुछ नया नहीं है ना, कंसेप्चुअल अगर आपकी क्लैरिटी है। विनिर्माण और सेवाएं, शहरी विकास, ऊर्जा सुरक्षा, अवसंरचना, नई पीढ़ी के सुधार, R&D, इनोवेशन, अनुसंधान और विकास, नवाचार, है ना। कृषि में उत्पादकता और अनुकूलनीयता कैसे बढ़ाना है, इसके लिए कुछ जो है बताया जा रहा है। खेतीबाड़ी के लिए 32 कृषि और बागवानी फसलों की नई 109 उच्च पैदावार वाली और जलवायु अनुकूल किस्में जारी करेंगी। ICAR की भूमिका आ जाएगी किसानों के लिए। अगले 2 वर्षों में पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को प्राकृतिक कृषि के लिए सहायता दी जाएगी, जिसमें प्रमाण पत्र और ब्रांडिंग व्यवस्था भी शामिल होगी, है ना। और इसका कार्यान्वयन किसके संदर्भ में किया जाएगा, किसके द्वारा, तो कुछ R&D से रिलेटेड आपके वैज्ञानिक संस्थान होंगे और इच्छुक ग्राम पंचायतों के माध्यम से किया जाएगा। ये इनिशिएटिव बढ़िया है। 10,000 आवश्यकता आधारित जैव आदान संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे। दलहन और तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए इनके उत्पादन, भंडारण और विपणन को जो है सुदृढ़ बनाएंगे। पूरा जो आपका मार्केट चेन है उसको सुदृढ़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद बताया जा रहा है कि जैसे अंतरिम बजट में घोषणा की गई थी कि सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, सूरजमुखी, है ना, तो ये आपके तिलहन का क्षेत्रक है, तो यहां पर जो है आत्मनिर्भरता प्राप्त होना है, उसी को इंप्लीमेंट किया गया है। यहां पर 3 वर्षों में किसान और उनकी जमीन को कवर करने के उद्देश्य से सरकार राज्यों के साथ मिलकर कृषि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के कार्यान्वयन में सुविधा प्रदान करेगी, ठीक है। इसमें 2024-25 में देखेंगे तो DPI का उपयोग करते हुए 400 जिलों में खरीफ का जो फसल है उसका डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। 5 राज्यों में स्टेट्स में जन समर्थ आधारित किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों के लिए जो बजट में प्रावधान है वो 1.52 लाख करोड़ रुपए का है। नाबार्ड के माध्यम से यहां पर वित्त पोषण की सुविधा उपलब्ध कराया जाएगा। झींगा जो खेती है, मछली और प्रसंस्करण, मतलब झींगा खेती के लिए प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग वगैरह जैसे प्रसंस्करण है और उसके एक्सपोर्ट के लिए, है ना, तो नाबार्ड कराएगा, वहां पर उनको सुविधा देगा, किसकी, फाइनेंसिंग की। राष्ट्रीय सहकारिता नीति, इसके अंतर्गत आप देखेंगे तो सरकार सहकारी क्षेत्र के प्रणालीगत, व्यवस्थित और चहुमुखी विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी नीति लाएगी, ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था का यथोचित तार्किक विकास किया जा सके और वहां पर रोजगार के अवसरों को जो है सृजित किया जा सके। रोजगार और कौशल विकास बिल्कुल सिंपल है ये आपका, ठीक है ना। तो इसमें राज्य सरकार और इंडस्ट्रीज के हेल्प से जो है इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, ठीक है। और कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष की अवधि में 20 लाख युवाओं को कौशल युक्त बनाया जाएगा। 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का एक ही केंद्र में उन्नयन किया जाएगा। सरकार जो है संवर्धित निधि की जो गारंटी है उसके साथ 7.5 लाख तक के ऋण की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए मॉडल कौशल ऋण योजना को संशोधित किया जाएगा। इस उपाय से 25,000 छात्रों को सहायता मिलने की आशा है, ठीक है। सरकारी योजनाओं और नीतियों के अंतर्गत किसी भी लाभ, अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो किसी भी गवर्नमेंट जो पॉलिसी है या योजना लाई गई है उसका लाभ नहीं लिया है किसी युवा ने, तो उसको घरेलू संस्थान में उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाएगा, है ना, वो वित्तीय सहायता होगी। और उसमें आप देखेंगे कि इसका उद्देश्य क्या है, तो प्रतिवर्ष 1 लाख विद्यार्थियों को प्रत्यक्ष रूप से ऋण राशि जो है उसके 3% जो वार्षिक ब्याज है उसमें छूट दिया जाएगा, उसके लिए ई-वाउचर दिए जाएंगे, ठीक है। रोजगार और कौशल प्रशिक्षण की बात करें तो इसमें 3 योजनाएं हैं। योजना जो का है, पहली बार रोजगार पाने वाले जो होंगे लोग, उनको EPFO में जो पहली बार रजिस्टर्ड किए जाएंगे उन कर्मचारियों को 1 माह के वेतन का जो मैक्सिमम है 15,000 रुपए तक की 3 किश्तों में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण किया जाएगा, ठीक। सोशल सिक्योरिटी का डोमेन है ये आपका, ठीक। EPFO के बारे में हमने पढ़ा है कोर सीरीज में। योजना खा जो है विनिर्माण क्षेत्र में जो है आपका रोजगार का सृजन करना है और रोजगार पाने वाला जो भी व्यक्ति होगा उसको 4 वर्षों में उनके EPFO योगदान के अनुसार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों का जो प्रत्यक्ष प्रोत्साहन है वो उपलब्ध कराया जाएगा। योजना जो तीसरी है, नियोक्ताओं को समर्थन दिया जाएगा। नियोक्ताओं को प्रत्येक जो अतिरिक्त कर्मचारी जिनको वो रिक्रूट करते हैं उनके लिए 2 वर्ष तक उनके प्रति माह 3,000 रुपए तक के EPFO योगदान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय। तो ये किससे होगा, शिक्षा, कौशल विकास,
ठीक है। वंचित वर्गों का जो है वो आपका समावेशी विकास करना, समाज में जो मुख्य धारा है विकास की उसमें उनको शामिल करना। तो जो भी शिल्पकार हैं, कारीगर हैं, एसएचजी हैं, एससी एसटी, महिला उद्यमी, स्ट्रीट वेंडर, ये क्या है, वंचित वर्ग के अंतर्गत। तो इनको आर्थिक क्रियाकलाप, आर्थिक इस्टेब्लिशमेंट के लिए वहां पर सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, पीएम स्वनिधि, राष्ट्रीय आजीविका मिशन, स्टैंड अप इंडिया जैसी कई सारी योजनाओं के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी। पहले की जो योजना उसको और तेज कर देंगे, है ना, तीसरे कार्यकाल में। बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने के लिए जो नॉर्थ ईस्ट एरिया है वहां पर जो हमारा पूर्वोत्तर क्षेत्र है ना, मैप में देखेंगे पूर्वोत्तर की बात करेंगे तो अगर आप देखेंगे तो वहां पर भारतीय डाक भुगतान बैंक की 100 से अधिक शाखाएं जो है स्थापित किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा ये आगामी वित्त वर्ष है इसमें ग्रामीण बुनियादी ढांचे के साथ साथ ग्रामीण विकास के लिए 2.66 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 3 करोड़ अतिरिक्त मकान बनाए जाएंगे। उसके लिए विशेष जो है वहां पर आवंटन किया जाएगा जो भी आवश्यकता होगी। अमृतसर कोलकाता जो आपका औद्योगिक गलियारा है उसके संबंध में सरकार गया में औद्योगिक केंद्र के विकास में सहायता प्रदान करेगी। अब देखिए बिहार आ गया, इस गलियारे में पूर्वोत्तर जो क्षेत्र है उसके औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये बात तो सही है। गया का ये जो औद्योगिक केंद्र है इसका सांस्कृतिक महत्व भी है, ठीक है। तो इसको आधुनिक अर्थव्यवस्था के रूप में उसको हमको उस मॉडल पे विकसित करना है ना। तो उससे सरकार की आय भी बढ़ेगी, टूरिज्म के रूप में भी विकसित होगा वो, ठीक है ना। तो विकास भी, विरासत भी वहां से जो है प्रतिबिंबित होगा। इस तरीके के स्लोगन याद रखा करिए, भले वो आपका इंप्लीमेंट ना हो देश में लेकिन हमको ऐसे में नंबर दिलाएगा। 26,000 करोड़ रुपए की लागत से पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, बक्सर भागलपुर एक्सप्रेसवे, बोध गया, राजगीर, वैशाली, दरभंगा सड़क संपर्क योजना का विकास किया जाएगा, है ना। ये अब बिहार के लिए स्पेशल जो पैकेज है उसके अंतर्गत बक्सर में गंगा नदी पर 2 लेन वाला एक अतिरिक्त पुल बनवाया जाएगा, उसके लिए सहायता दी जाएगी, है ना। तो ये पढ़ जाइएगा आप लोग। बैंकिंग सुविधाओं में सुधार करते हुए, विस्तार करते हुए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की जो 100 से ज्यादा शाखाएं उनको पूर्वोत्तर क्षेत्र में गठित किया जाएगा। अब आंध्र प्रदेश की बात आ गई तो इनको भी स्पेशल दिया गया क्योंकि ये शामिल हुए हैं, है ना, सरकार बनाने में हेल्प किए। तो आंध्र प्रदेश जो आपका पुनर्गठन अधिनियम है उसमें यह बताया जा रहा है कि राज्य में जो राजधानी थी उसकी जो अवस्थिति थी उससे जो है वहां पर क्या हो रहा था, ऋणात्मक प्रभाव पड़ रहा था। तो उसको क्या करने के लिए, उसमें धनात्मक आयाम डालने के लिए, धनात्मक प्रभाव डालने के लिए, राज्य की आवश्यकता के अनुरूप, है ना, कि कहां पर राजधानी होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता को देखते हुए सरकार बहुपक्षीय विकास एजेंसियों के माध्यम से विशेष वित्तीय सहायता की सुविधा प्रदान करेगी जो चालू वित्त वर्ष में 15,000 करोड़ रुपए की राशि है, ठीक है। सरकार जो पोलावरम जो सिंचाई परियोजना है ना, जो आंध्र प्रदेश और यहाँ के जो किसान है आंध्र प्रदेश के, अगर आप देखेंगे तो वहां के किसानों की जीवन रेखा है उसको डेवलप करने के लिए वित्त पोषण की सहायता करेगी, वित्तीय सहायता देगी। इससे खाद्य सुरक्षा भी वहां पर सुनिश्चित की जाएगी। इस अधिनियम के अंतर्गत देखेंगे तो औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए जो विशाखापट्टनम चेन्नई का औद्योगिक गलियारा है उसमें कोपार्थी क्षेत्र है, हैदराबाद में बेंगलुरु औद्योगिक गलियारे में ओरवाकल क्षेत्र है, उसमें पानी, बिजली, रेलवे और सड़क जैसी जो भी आवश्यक अवसंरचनाएं हैं, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए निधियां उपलब्ध कराई जाए। इस अधिनियम में जो उल्लिखित है रॉयल सीमा, प्रकाशम, उत्तर तटीय जो आंध्र प्रदेश के पिछड़े क्षेत्र हैं उनके लिए भी अनुदान प्रदान किए जाएंगे। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र देखेंगे तो यहां पर जो कोलैटरल रखा जाता था, है ना, तो उसके बिना अगर मशीनरी और उपकरण की खरीद की लिए जो वित्तीय सहायता है तो उसमें एमएसएमई को आवधिक ऋण देने की सुविधा के लिए एक ऋण गारंटी योजना प्रारंभ की जाएगी। एमएसएमई सेक्टर में जो लोग काम करना चाहते हैं उनके लिए ये वित्तीय सहायता है, ठीक है। तो ये कैसे होगी, ये ऋण जोखिम के पूलिंग पर बेस्ड होगी आपकी। प्रत्येक आवेदक को 100 करोड़ रुपए तक का गारंटी कवर देने के लिए एक पृथक स्ववित्त गारंटी निधि बनाई जाएगी, जबकि ऋण की राशि इससे भी अधिक हो सकती है, ठीक है। मुद्रा ऋण की जो सीमा है हमने देख लिया 10 से 20 लाख रुपए तक उसकी बेल्ट कर दी गई, लेकिन यहां पे क्रक्स आया कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए बढ़ाई गई है जिन्होंने तरुण श्रेणी के अंतर्गत पहले ही अपना ऋण लेके चुका दिया है। एमएसएमई क्षेत्र में 50 जो है मल्टी प्रोडक्ट फूड जो इरेडिएशन इकाइयां हैं उसको स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड है। और एनएबीएल मान्यता वाली 100 खाद्य गुणवत्ता और सुरक्षा परीक्षण जो आपकी लैब्स हैं, प्रयोगशालाएं हैं, उसको स्थापित करने के लिए सुविधा प्रदान की जाएगी। एमएसएमई जो पारंपरिक कारीगर वाला जो क्षेत्र है उनको अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जो है उनको एक्सपोजर देना है, उनको सक्षम बनाना है ताकि वो आपका निर्यात के क्षेत्र में भी आ सके। उसके लिए PPP मोड में ई कॉमर्स निर्यात केंद्र स्थापित किए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि सरकार नगर आयोजना से संबंधित योजनाओं का बेहतर उपयोग करके जो राज्य और प्राइवेट सेक्टर है उनकी साझेदारी से 100 शहरों में और उनके आसपास जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके साथ
निवेश हेतु तैयार प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्कों को विकसित करने में सहायता करेगी। राष्ट्रीय जो औद्योगिक कॉरिडोर विकास कार्यक्रम उसके अंतर्गत 12 औद्योगिक पार्कों को मंजूरी दी गई है। और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो सरकार महत्वपूर्ण खनिजों के घरेलू उत्पादन, उसके रिसाइकलिंग, विदेशों में जो महत्वपूर्ण खनिज आस्तियां हैं उनको अधिग्रहण करने के लिए अपने मिशन स्थापित करेगी। ठीक है। दिवाला और जो शोधन अक्षमता संहिता है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है, उसके अंतर्गत परिणामों को बेहतर बनाने और एनपीएस को कम करने के लिए पारदर्शिता, समय के संदर्भ में प्रसंस्करण, बेहतर पर्यवेक्षण के लिए सभी हितधारकों के लिए एकीकृत प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म तैयार किया जाएगा, जिससे सब जो है आपकी जानकारियां वहां पर पारदर्शिता से मिल सके। आईबीसी ने 1000 से अधिक कंपनियों का समाधान किया है ना, ये बताया जा रहा है। ठीक, ये देख जाइएगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और आईबीसी ये भी बताया जा रहा है कि एनपीए हमारे यहां कम हो रहा है। कैसे कम हो रहा है? ठीक है, पर डेटा हमको पढ़ के जाना है। सिडबी जो है 3 वर्षों के भीतर सभी प्रमुख जो एमएसएमई क्लस्टर हैं उनको सेवाएं देने के लिए अपनी जो है वो विस्तार कर रही है, नई शाखाएं जो है वो खोलेगी और वो सीधे ऋण देगी, है ना। सिडबी को बनाया इसलिए गया है एमएसएमई सेक्टर के लिए। ठीक, भारतीय जो पोत परिवहन उद्योग है उसकी हिस्सेदारी बढ़ाने का यहां पर काम किया जाएगा। वहां पर जो है रोजगार सृजित करने के लिए स्वामित्व पट्टे और फ्लैगिंग सुधारों को लागू किया जाएगा। एमएसएमई को उनकी व्यापार प्राप्तियों को नगद के रूप में बदलकर उनकी कार्यशील जो पूंजी है उनको अनलॉक करने की सुविधा दी जाएगी। खरीदारों को ट्रेड्स प्लेटफॉर्म पर अनिवार्य रूप से शामिल करने के लिए जो कारोबार की सीमा है 500 करोड़ रुपए से घटाकर 250 करोड़ रुपए किया जाएगा। तो जो भी आपका वर्किंग कैपिटल का क्रंच आता है एमएसएमई सेक्टर में उसको यहां से एड्रेस किया जाएगा। शहरी विकास की बात करें तो राज्यों के साथ मिलकर सरकार विकास केंद्रों के रूप में शहरों को विकसित करने के लिए यहां पर प्रतिबद्ध है। यहां पर आर्थिक और आवागमन की योजना और नगर आयोजना स्कीमों का उपयोग करके शहरों के आसपास सुव्यवस्थित तरीके से विकास किया जाएगा। 30 लाख से अधिक जनसंख्या वाले जो 14 बड़े शहर हैं उनके कार्यान्वयन और वित्त पोषण रणनीति के साथ आवागमन उन्मुखी विकास योजनाएं तैयार की जाएंगी। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश से 1 करोड़ शहरी गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों की आवास जरूरतों का समाधान किया जाएगा। अब ये पता करना पड़ेगा कि इसका लाभ किसको किसको मिल रहा है। इसमें अगले 5 वर्षों में 2.2 लाख करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता भी शामिल होगी। राज्य सरकार और बहुपक्षीय विकास बैंकों की साझेदारी में सरकार भरोसेमंद परियोजनाओं के माध्यम से 100 बड़े शहरों के लिए जल आपूर्ति, सीवेज उपचार, ठोस जो अपशिष्ट प्रबंधन है, वित्तीय रूप से व्यवहार परियोजनाओं को बढ़ावा देंगे। तो ये जो है प्लान्ड एक जो डेवलपमेंट है, अर्बन डेवलपमेंट, उसको यहां पर टारगेट किया जा रहा है। स्ट्रीट वेंडर्स को जो है गुणात्मक जो है उनके जीवन में सुधार लाने के लिए पीएम स्वनिधि की सफलता के आधार पर सरकार अगले 5 वर्षों में प्रत्येक वर्ष चुनिंदा शहरों में 100 साप्ताहिक हाट, स्ट्रीट फूड हब के विकास में सहायता के लिए एक यहां पर योजना लाएगी, उसकी परिकल्पना की गई है। उसके बाद औद्योगिक जो आपके कार्मिक हैं उनके लिए PPP मोड में किराए के मकानों का निर्माण किया जाएगा। ऊर्जा सुरक्षा की बात करें तो यहां पर बताया गया है कि अंतरिम बजट में भी यह बात की गई थी कि 1 करोड़ घरों को पर मंथ जो है 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्राप्त करने में सक्षम बनाया जाएगा। किसके द्वारा? रूफ टॉप सोलर प्लांट के द्वारा, है ना। तो पहले केजरीवाल जी ने बहुत सस्ती दी बिजली, ठीक है, और अब सब लोग दे रहे हैं, है ना। तो कहीं कहीं आप देखेंगे तो 12 रुपए यूनिट है ना। अब और कहीं कहीं देखेंगे तो वो 1/3 है। तो ये सब जो है ना वोट को मोबिलाइज करने की टेक्निक है। जब तक जनता नहीं समझेगी ना, देश का यथोचित विकास नहीं होगा, है ना। नेताओं से नहीं होता, जनता से। डेमोक्रेसी, डेमोस प्लस क्रेसी है, ये लोगों का तंत्र है, ठीक है, राजा का तंत्र नहीं है। अब यहां पर यह भी समझ लीजिएगा कि मेरा किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लगाव नहीं है, इसको अलग लेवल पे मत ले जाइएगा आप लोग। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का शुभारंभ किया गया इसी संदर्भ में, है ना। अब यहां पर देखेंगे तो इसमें बहुत सारे जो है रजिस्ट्रेशन किए गए हैं, 14 लाख आवेदन प्राप्त हुए हैं, है ना। और 1.28 करोड़ रुपए से ज्यादा रजिस्ट्रेशन, 1.28 करोड़ से अधिक जो है रजिस्ट्रेशन किए गए लोगों ने किए हैं, है ना, 1.25 करोड़ से ज़्यादा लोग। तो ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने 15 फरवरी 2024 को शुरू किया था कार्यक्रम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। वास्तव में ये एक गवर्नमेंट योजना है जिसका उद्देश्य भारत में घरों को मुफ्त बिजली उपलब्ध कराना। और इसका जो अगर आप देखेंगे तो पर्यावरण के संदर्भ में भी, पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में भी, जो ऊर्जा संरक्षण है उसके क्षेत्र में भी इसका जो है वहां पर धनात्मक प्रभाव देखा जा सकता है, ठीक है। तो अब यहां पर बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और असम से संदर्भित जो आपके अन्य राज्य भी हैं, है ना, उत्तर प्रदेश और असम सहित जो अन्य राज्य, वहां पर सूर्य घर योजना के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक रोड मैप तैयार किया जाएगा, जो पहले से ही अतिरिक्त सब्सिडी के साथ इस तरीके के प्रयासों को बढ़ावा दे रहे हैं। विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में ऊर्जा
जरूरतों के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में परमाणु ऊर्जा के तैयार होने की आशा है। और इसके बाद पम्प्ड स्टोरेज पॉलिसी की बात करेंगे तो विद्युत भंडारण और समग्र ऊर्जा मिश्रण में इसकी परिवर्तनशील और विरामी प्रकृति के साथ जो नवीकरणीय ऊर्जा का बढ़ता स्टेक है, हिस्सा है, उसके निर्बाध एकीकरण को सुविधाजनक बनाने के लिए पम्प्ड स्टोरेज परियोजना को बढ़ावा देने के लिए एक नीति लाई जाएगी। हार्ड टू एबेट जो उद्योगों के लिए रोड मैप बनाया जा रहा है, इसमें ऊर्जा दक्षता के लक्ष्य से जो उत्सर्जन लक्ष्य है ना, उसकी ओर ले जाने के लिए रोड मैप रेडी किया जाएगा। और इन उद्योगों को वर्तमान के परफॉर्म, अचीव एवं ट्रेड जो पद्धति है उससे इंडियन कार्बन जो मार्केट है उसकी पद्धति में परिवर्तित करने के लिए उपयुक्त विनियम बनाए जाएंगे। क्योटो प्रोटोकॉल पढ़ा होगा आप लोगों ने एनवायरमेंट में, तो ये समझ में आ रहा होगा। अत्यंत बेहतर कार्य क्षमता वाले जो उन्नत अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है उनके स्वदेशी प्रौद्योगिकी विकास का कार्य पूरा हो गया है। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर अवसंरचना की बात करेंगे तो जो केंद्रीय बजट है उसमें पूंजीगत व्यय जो है ये जीडीपी का 3.4%, और ये किस लिए होता है? ये अवसंरचना के विकास के लिए होता है। ठीक है, संसाधन जो आवंटन है उसको सहायता प्रदान करने के लिए राज्यों को दीर्घ काल के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 1.5 लाख करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया गया है। अब उससे कितना विकास करते हैं वो अवसंरचना का, वो दिखाई देगा। जनसंख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए पात्र बने 25,000 ग्रामीण बसावटों के लिए 12 मसीह सड़क जो है बनाने का प्रावधान वहां पर किया जाएगा, जिसमें आप देखेंगे तो पीएमजीएसवाई जो है उसका 4th जो है यहां पर चरण स्टार्ट किया जाएगा। बिहार में सिंचाई और बाढ़ शमन के लिए त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम अन्य स्रोतों के माध्यम से सरकार को 11,500 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली जो परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान किया जाए। यहां अब देखेंगे ना, बिहार तो इंपॉर्टेंट हो गया। अब कोसी मेची जो अंतरराज्यीय लिंक है, 20 अन्य चालू और नई योजनाएं जो हैं जिनमें बैराज है, नदी प्रदूषण निवारण है, सिंचाई परियोजनाएं, वो सब इसमें जो है शामिल है। इसमें सरकार बाढ़ प्रबंधन, भूस्खलन, जो आपकी प्राकृतिक आपदा वगैरह है ना, उससे संबंधित परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देगी। इसमें असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम को भी सहायता प्रदान किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर के मॉडल पर विष्णुपद मंदिर कॉरिडोर हमने ये पढ़ लिया है। हिंदुओं, बौद्धों और जैनों के लिए धार्मिक महत्व के स्थल राजगीर के विकास के लिए वहां पर जो है इनिशिएटिव लिया गया है। नालंदा विश्वविद्यालय को इसका गौरवशाली स्थान वापस दिलवाने के लिए नालंदा को एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा। उड़ीसा को सर्वोत्कृष्ट पर्यटन स्थल बनाने वाली जो है नीति पर फोकस किया जाएगा। इसके बाद नवाचार, अनुसंधान और विकास की बात करेंगे तो देखिए, मूलभूत जो अनुसंधान और जो प्रोटोटाइप विकास है उसके लिए राष्ट्रीय अनुसंधान नीति की शुरुआत की जाएगी, है ना। इसके अलावा अंतरिम बजट में ये जो बताया गया था कि 1 लाख करोड़ रुपए का यहां पर वित्तीय पूल से वाणिज्यिक स्तर पर निजी क्षेत्र के हेल्प से जो संचालित R&D है उसको बढ़ावा दिया जाएगा। अगले 10 वर्षों में अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था को 5 गुना तक बढ़ाने पर जो है फोकस किया जा रहा है सरकार का। ठीक है, और यहां पर अगली पीढ़ी के सुधार बताए जा रहे हैं। तो सरकार आर्थिक विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण को अपनाएगी और उसके अंतर्गत एक आर्थिक नीति फ्रेमवर्क बनाएगी। इसमें रोजगार के अवसर बढ़ाने की बात की जा रही है। सतत उच्च विकास के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों का लक्ष्य तय करेगी। सरकार उत्पादन कारकों की उत्पादकता में सुधार करेगी, है ना, एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं। बाजार और क्षेत्रों को और अधिक उत्पादक बनाने के लिए सुधार करेगी, उनको प्रोत्साहित करेगी। इन सुधारों में क्या है, उत्पादन के सभी कारकों पर जो है ध्यान दिया जाएगा। मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स में पढ़ा था हमने, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यमशीलता और सकल कारक उत्पादकता में सुधार करना यहां पर प्राथमिकता है सरकार की। उसके अलावा विषमता को कम करने में सहायक के रूप में वहां पर प्रौद्योगिकी शामिल होंगी। सरकार श्रमिकों के लिए कई सेवाओं के प्रावधान की सुविधा देगी, है ना। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें उनको रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से संबंधित जो है सहायता सेवाएं उसमें जो है प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा ई श्रम पोर्टल है, उसके अंतर्गत अन्य पोर्टलों के साथ उसका यूनिफिकेशन, एकीकरण किया जाएगा। तो वो वन स्टॉप सॉल्यूशन सेंटर बन जाएगा। वन स्टॉप समाधान जो है उसको उस तरीके से सुगम बनाया जाएगा, है ना, उस तरीके से स्थापित करके उद्योग और व्यापार के कंप्लायंस जो है उसकी सुगमता बढ़ाने के लिए श्रम सुविधा और समाधान पोर्टल को जो है संशोधित किया जाएगा, या आप ऐसा समझिए कि उसको प्रासंगिक बनाया जाएगा, नवीनीकृत उसका किया जाएगा, नवीनीकरण। सरकार जलवायु अनुकूलन और उपशमन के लिए पूंजी की उपलब्धता बढ़ाने के लिए जलवायु वित्त के लिए एक टैक्सोनॉमी विकसित करेगी। एफडीआई और ओवरसीज निवेश के लिए नियमों और विनियमनों को जो विनियमन है वो सरल किया जाएगा। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को जो है और ज्यादा कैटर करने के लिए, उसका दोहन करने के लिए वहां पर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के आयामों को जो है वहां पर अपनाया जाएगा। प्राथमिकताओं पर आधारित निवेश किया जाएगा। ओवरसीज निवेशों के लिए मुद्रा के रूप में भारतीय रुपये के उपयोग के लिए अवसरों को ताकि बढ़ावा मिले। ठीक है, नई पेंशन योजना की समीक्षा के लिए गठित समिति ने अपने जो है रिपोर्ट दे दी है। समाधान उसके अंतर्गत निकाला जाएगा कि किस तरीके से, जो हमारे यहाँ हमेशा जैसे आर्मी वालों का मुद्दा देखते हैं, 1 रैंक 1 पेंशन, तो पेंशन के अंतर्गत बहुत सारी कॉन्ट्राडिक्शन है, उसको दूर किया जा रहा है। यहाँ पर बोला भी गया है, लाया गया है ये, है ना, कि
जो आपकी बात किया जा रहा था, तो यहां पर यूपीएस लागू होगा, यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होगी, है ना। तो जो पेंशनर्स हैं उनकी समस्याओं के समाधान के लिए उसको लाया गया। व्यवसाय करने की आसानी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, इसको बढ़ाया जाएगा, बढ़ा ही रहे हैं लगातार। सरकार जन विश्वास विधेयक 2.0 पर पहले से ही काम कर रही है। इसके अलावा राज्यों को अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कार्य योजना के कार्यान्वयन और डिजिटाइजेशन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रत्यक्ष कर व्यवस्था को देखेंगे, है ना। प्रत्यक्ष कर जो आपका प्रस्ताव है उसका आयाम देखेंगे, तो जो बजट है हमारा उसमें नई कर व्यवस्था का विकल्प चुनने वाले जो वेतनभोगी कर्मचारी हैं उनके लिए स्टैंडर्ड जो डिडक्शन है उसको 50,000 रुपए से बढ़ा के 75,000 रुपए कर दिया गया है। जो पेंशन धारक हैं उनके लिए जो आपकी पारिवारिक फैमिली पेंशन जो होती है उस पर डिडक्शन जो है 15,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपए कर दिया गया है, ठीक है। और यहां पर यह बताया जा रहा है कि इस अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 5 वर्ष कर दिया गया है अगर छुपाई गई जो आय है 50 लाख रुपए से अधिक है, ठीक है। उसके लिए ये सब रटने की जरूरत नहीं। नई कर व्यवस्था जो है उसकी दर संरचना में भी संशोधन किया गया है, जिसमें वेतनभोगी जो कर्मचारी उनको इनकम टैक्स में 17,500 रुपए तक का लाभ प्राप्त हो सके। 4 करोड़ जो वेतनभोगी कर्मचारी है, पेंशन भोगी है, उनको इनकम टैक्स में इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी। 58% से अधिक कॉर्पोरेट जो टैक्स प्राप्तियां संग्रहित की गई हैं नई व्यवस्था के अंतर्गत। व्यक्तिगत करदाताओं में से 2/3 जो टैक्स पेयर्स हैं उन्होंने जो है नई आयकर व्यवस्था को अपनाया है। कर राहत और नई कर जो व्यवस्था है उसमें जो संशोधन किया गया है टैक्स कर की संरचना में उसको देख लेते हैं। अब 0 से 3 लाख रुपए 0%, 3 से 7 लाख 5%, 7 से 10 लाख रुपए 10% है, 10 से 12 लाख 15% है, 12 से 15 लाख रुपए 20% है, और 15 लाख रुपए से अधिक होने पर 30% तक जो टैक्स लगता है। ये बहुत खतरनाक है ना। अब आप देखिए 10 से 15 के बीच में 15 से 30% डबल हो गया, तो लोग यहां पर टैक्स की चोरी करते हैं, है ना। इसका तार्किकीकरण नहीं किया जाएगा तो टैक्स की चोरी होगी, है ना। तो उससे क्या होगा कि आय अल्टीमेटली कम ही होगी वहां पर सरकार की। वित्तीय परिसंपत्तियों पर लघु अवधि के लाभों पर 20% टैक्स लगेगा। सभी जो फाइनेंशियल और जो आपकी नॉन फाइनेंशियल एसेट्स हैं उन पर जो दीर्घावधि लाभ है उन पर जो टैक्स लगेगा 12.5% लगेगा। स्टार्टअप और निवेश को बढ़ावा देने के क्रम में सभी श्रेणियों के निवेशकों के लिए एंजल टैक्स को समाप्त किया जाएगा। कोई फंडिंग हमारे यहाँ जो है वो कॉन्क्रीट लेवल पे बहुत अच्छे आइडियाज हैं लोगों के पास जो काम भी कर रहे हैं 5-5 साल से, लेकिन सरकार से उनको बहुत सुविधा नहीं प्राप्त हुई है। ये प्रैक्टिकल लेवल पे ये स्थिति है। निवेश आकर्षित करने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले जो टैक्स हैं उनको 40% से घटा के 35% करेंगे। तो इससे क्या होगा, एफडीआई आएगा तो उससे टेक्नोलॉजी भी आती है, फंड भी आता है, उसके अलावा लोगों को रोजगार भी मिलता है। तो विन विन सिचुएशन है हमारे देश के लिए। कई तरीके के जो भुगतान हैं उन पे लगने वाले जो 5% टीडीएस था उसका विलय 2% टीडीएस में किया गया। निम्न और मध्यम आय वर्ग के लोगों के लिए जो पूंजीगत लाभ है कैपिटल गेन टैक्स, उसमें छूट की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपए प्रतिवर्ष किया गया है। सोने और चांदी पर जो सीमा शुल्क है 6%, प्लैटिनम पर 6.4% है जो घटा दिया गया है। कीमती वस्तुएं इससे सस्ती होंगी। सीधी बात है, टैक्स कम कर देंगे, सीमा शुल्क कम कर देंगे तो क्या होगा, ये भी एक तरीके का शुल्क है ना जो सरकार आरोपित कर रही है। कम कर देंगी तो क्या होगा, उसकी जो कीमत होगी वो कम हो जाएगी। महत्वपूर्ण जो खनिज है उनकी प्रोसेसिंग रिफाइनिंग को बढ़ावा देने के लिए बजट में लिथियम, अब देखिए हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात कर रहे हैं, है ना, कि हमको जो है वो एनवायरमेंट में प्रदूषण नहीं करना, पर्यावरणीय प्रदूषण को रोकना है, तो उसके लिए बैटरी लगती लिथियम। तो लिथियम जैसे जो आपके दुर्लभ रेयर अर्थ मटेरियल्स हैं, है ना, उनकी सीमा शुल्क में छूट दे दी गई पूरी तरीके से, ठीक है। अब यहां पर उनमें से 2 पर जो है बीसीडी घटा दिया गया। प्रतिपूर्ति लेन देन कर जो है एसटीटी जो है, ठीक है ना, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बोला जाता है, ठीक है। ये सिक्योरिटीज पे लगता है, ये मेनली स्टॉक मार्केट के लिए था, यहां पर बहुत ज्यादा वृद्धि की गई है। प्रतिभूतियों में जो ऑप्शन की बिक्री है उस पर एसटीटी की दरें जो है ऑप्शन प्रीमियम के 0.0625% से बढ़ा के 0.1 कर दिया गया। प्रतिशत में देखेंगे तो बहुत बड़ा ये आपका संदर्भ आएगा। प्रतिभूतियों में जो फ्यूचर की बिक्री है उस पर कीमत के 0.0125 से बढ़ाकर 0.02% किए जाने का प्रस्ताव किया गया है, ठीक है। सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के लिए एनपीएस में नियोजनकर्ता जो हैं उनके द्वारा जो योगदान किया जा रहा है कर्मचारी के वेतन से, उसमें उसको जो प्रतिशत है 10% से बढ़ा के उसको 34% करने का प्रस्ताव दिया गया है। सरकार ने ब्रूड स्टॉक, पॉलीकीट, वॉर्म्स, श्रिम्प और फिश फीड पर बीसीडी को घटाकर 5% करने का प्रस्ताव किया है। स्पैंडेक्स यान के निर्माण के लिए मिथाइलेन डाइफिनाइल डाईआइसो
साइनेट जो है उस पर बीसीडी को 7.5 से घटाकर 5% किया गया। कैंसर मरीजों को राहत देने के लिए 3 और दवाओं पर सीमा शुल्क जो है हटाया जाएगा, है ना। 25 महत्वपूर्ण खनिजों को सीमा शुल्क से छूट और इनमें से 2 पर बेसिक कस्टम ड्यूटी कम करने का प्रस्ताव है। अब यहां पर मंत्रालयवार व्यय है, एक बार देख जाइएगा आप लोग, ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। वित्त वर्ष जो है हमारा 24-25 का, इसमें केंद्रीय बजट में रक्षा मंत्रालय को अगर देखें तो लगभग 75 बिलियन यूएस डॉलर का आवंटन किया गया है, जो सभी मंत्रालयों में सर्वाधिक है, ये याद रख सकते हैं हम लोग। और यहां पर जो कुल बजट का अनुमान है वो कितना है, 12.90%, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। रक्षा पेंशन के लिए जो बजटीय आवंटन है, ठीक है, वो 23-24 के दौरान किए गए आवंटन से 2.1% ज्यादा है, ये याद रखने की जरूरत है, ठीक है। इसके बाद जो यहां पर बताया जा रहा है कि वास्तविक अर्थों में जो 24-25 का वित्तीय वर्ष है, इसमें रक्षा बलों को जो पूंजीगत मद के अंतर्गत बजटीय आवंटन किया गया वो 1.72 लाख करोड़ रुपए का है, जो 2022-23 के वास्तविक व्यय से 20.33% ज्यादा है और 23-24 के संशोधित आवंटन से 9.40% ज्यादा है। उच्च आवंटन वाले जो अन्य मंत्रालय हैं उसमें सबसे पहले यहां पर आएगा रक्षा के बाद सड़क परिवहन और राजमार्ग, कुल व्यय का 5.8%, रेलवे 5.3 है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण 4.6% है। सीमा पर जो आपका सड़क है उनके विकास के लिए 6500 करोड़ रुपए का आवंटन और तटीय सुरक्षा के लिए 7651 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। यहां पर जो शीर्ष 10 योजनाएं हैं केंद्रीय बजट में, है ना, आवंटन के हिसाब से, उसके बारे में बताया जा रहा है। सबसे पहले प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, इसमें अगर आप देखेंगे तो आवंटन सबसे ज्यादा है, ठीक है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण सड़क के डेवलपमेंट से रिलेटेड है, फिर यूरिया की सब्सिडी है, फिर जल जीवन अगर आप देखेंगे यहां पर तो सड़क निर्माण कार्य के लिए है, मनरेगा के लिए, फिर उसके बाद 6वें नंबर पे जल जीवन मिशन है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है और विमान और एयरो इंजन है। डेटा जो है ये याद रखने की आवश्यकता नहीं रहती, फिर भी एक बार देख जाइएगा आप लोग, ठीक है। इसके बाद अन्य जो प्रमुख योजनाएं जिनके लिए जो है ज्यादा आवंटन किया गया है, तो उसमें सौर ऊर्जा है, इसमें अगर आप देखेंगे 10,000 करोड़ रुपए का आवंटन है। सेमीकंडक्टर में R&D और उनके विकास के लिए अगर आप देखेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग के संदर्भ में 6,903 करोड़ रुपए है। IDEA स्कीम के अधीन जो क्रेडिट लाइन है 3,849 करोड़ रुपए है। नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 2,228 करोड़ रुपए, 2,143 करोड़ रुपए औषध उद्योग के लिए है PLI, और इसके बाद प्रत्यक्ष लाभ अंतरण LPG जो है आपका 1,500 करोड़ रुपए, अनुसंधान और विकास के लिए 1,200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है कहां कितना खर्च होगा, तो ये देख जाइएगा। इसके बाद रेलवे बजट जो है एक नजर में यहां पर बताया जा रहा है ना। तो निवल राजस्व अगर आप देखेंगे करोड़ रुपए में है, यहां पर वास्तविक कितना है 2517, अनुमानित कितना है 2210, संशोधित 2000 और बजट का अनुमान अब लगाया जा रहा है कि भैया 2800 होगा। अब इसके ऑपरेशन में उसका परसेंटेज कितना है, तो एक्चुअल अगर देखेंगे 22-23 में 98.1% था, बजट में अनुमान था 98.45%, संशोधित जो आया वो उससे ज्यादा आया 98.65 और अभी बजट में अनुमान लगाया जाए ना 98.22। संचालन जो परिणाम है, यातायात से जो कुल आय है और कुल संचालन जो है वो यहां पर बताया जा रहा है। वास्तविक आप देखेंगे तो अगर यहां पर आय की बात करें तो 2,39,983 है करोड़ रुपए में है और 2,35,656 जो आपका करोड़ है वो संचालन का व्यय है, ऑपरेशन का आपका एक्सपेंडिचर है ना। तो यहां पर इसको देख सकते हैं, ये डेटा कभी नहीं पूछा जाता, ठीक है। रेलवे की आय की बात करें तो ये यात्री और माल ढुलाई, तो यात्री से आप देखेंगे तो कम दिखाई दे रहा है आपको और माल ढुलाई से ज्यादा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये याद रखना है हमको, ठीक। अब इसके बाद प्रधानमंत्री की 5 योजनाओं और पहलों का पैकेज बताया जा रहा है। तो जो नई योजनाएं हैं बजट में वो हमको जो है पढ़ के जाना चाहिए, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए के केंद्रीय परिव्यय के साथ 5 साल की अवधि में 4 करोड़ लगभग 4.1 करोड़ युवाओं के लिए रोजगार, कौशल, अन्य अवसरों की सुविधा के लिए 5 योजनाएं और पहल जो है वहां पर की है, उसके लिए पैकेज की घोषणा किया है, ठीक है। तो रोजगार संबद्ध प्रोत्साहन के लिए 3 योजनाओं को लागू करेगी सरकार, है ना, इस पैकेज के द्वारा। इसमें ये EPFO में नामांकन पर आधारित होंगे। पहली बार रोजगार पाने वाले जो कर्मचारी होंगे उनकी आइडेंटिटी और जो कर्मचारी और नियोक्ता है उनको सहायता पर ध्यान केंद्रित, संकेंद्रण वहां पर ध्यान का किया जाएगा। रोजगार से जो जुड़ी आपकी प्रोत्साहन योजना है ये हम पहले ही देख चुके हैं। पहली बार रोजगार पाने वाले जो लोग हैं, है ना, उनको सभी औपचारिक क्षेत्रों में नए जो भी आपके वहां पर अपॉइंटमेंट्स होंगे उनको 15,000 रुपए तक की 3 किस्तों में 1 महीने का वेतन दिया जाएगा। 210 लाख जो आपके लाख युवा हैं उनको लाभ मिलने की उम्मीद है। योजना 2 साल के लिए होगी। पात्रता सीमा 1 लाख प्रति माह का वेतन होगा। अब देखिए, ठीक है, सभी क्षेत्रों के लिए
लागू होगा ये। अब यहाँ पर रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार सृजन के लिए लाया गया है इसको, ठीक है। रोजगार से जुड़ी जो आपकी रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना, नियोक्ताओं को सहायता, ये हम पढ़ चुके हैं, तो इसको एक बार आप रीडिंग मार लीजिएगा। इसके बाद चौथी योजना जो है कौशल विकास के लिए कार्यक्रम है ये आपका। इसमें कौशल कार्यक्रम और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का उन्नयन किया जाएगा, उससे 20 लाख युवाओं को जो है कौशल युक्त बनाया जाएगा। और इसके बाद 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान को परिणाम उन्मुखीकरण करने के साथ हब एंड स्पोक मॉडल पे विकसित किया जाएगा, ठीक है। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो पांचवी योजना जो है इंटर्नशिप के अवसर दिए जाएंगे अच्छे संस्थानों में, ताकि जो आपके युवा हैं उनका कौशल विकास किया जा सके। 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को 500 शीर्ष कंपनियों में इंटर्नशिप का अवसर दिया जाएगा। इसमें CSR फंड के माध्यम से 6000 की एक मुश्त सहायता के साथ साथ 5000 रुपए प्रति माह का भत्ता देगा, जहां पर रहना खाना भी आदमी का नहीं निकल पाएगा, ठीक है। अब यहां पर बताया जा रहा है पूर्वोदय योजना, तो इसकी अवधारणा जो है, पूर्वोदय अवधारणा की सार्वजनिक घोषणा प्रधानमंत्री जी ने 2015 में उड़ीसा के पारादीप में एक बैठक के दौरान किया था, है ना। गंजम कोस्ट और जो आपका ओलिव रिडले टर्टल, ये सब आपने देखा होगा, है ना, उड़ीसा के संदर्भ में पारादीप भी वही है। जब उन्होंने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को एक तेल रिफाइनरी समर्पित किया था, तभी उन्होंने अपना ये विजन दिया था। उन्होंने बोला था कि भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए देश के जो पूर्वी हिस्से हैं उनका विकास करना जरूरी है। यहां पर हमारी जो वित्त मंत्री है, उन्होंने अपने भाषण में 2024 का जो वित्तीय जब बजटीय भाषण है उनका 23 जुलाई 2024 का, उसके दौरान उन्होंने पूर्वोदय योजना का अनावरण किया। इंपॉर्टेंट है। फोकस क्या है? पूर्वी क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, बुनियादी ढांचे का विकास, आर्थिक अवसरों पर वहां पर फोकस करना। पूर्वी क्षेत्र के 5 राज्य बिहार, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश, इसके सर्वांगीण विकास के लिए, ठीक है। पूर्वी हिस्से के राज्य जो है संपदा से समृद्ध हैं, सांस्कृतिक परंपराएं यहां पर मजबूत है, और भी कुछ रीजन है यहां पर, राजनीतिक और लाभ भी है यहां पर, है ना। नॉर्थ ईस्ट में असम, मेघालय, त्रिपुरा, उनको फोकस नहीं कर रहे। 5 राज्यों में से सरकार ने बिहार पर विशेष जोर दिया है, आंध्र प्रदेश पर भी दिया है, ये पता है ना। अब यहां पर बताया जा रहा है, जो हमारे केंद्रीय गृह मंत्री हैं शाह जी, अमित शाह, उन्होंने ये योजना पूर्वी क्षेत्र के विकास को, उन्होंने कहा कि ये पूर्वी क्षेत्र के विकास को नई गति देगा, स्पीड देगा। इस योजना से इन क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे का विकास होगा, मानव संसाधन का विकास होगा, रोजगार के अवसर सृजित होंगे, आर्थिक विकास जो है वहां पर समुचित रूप से हो पाएगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत का निर्माण होगा, और उसमें ये जो स्टेट है डेवलप होकर अपनी भूमिका का भी निर्वहन उसमें करेंगे। एनपीएस वात्सल्य की बात करें तो नाबालिगों के लिए माता पिता और अभिभावक जो है उनके द्वारा अंशदान की योजना है, इससे जो है सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार होगा, उसके लिए ये लाई जा रही है। वयस्क होने पर योजना को सामान्य एनपीएस खाते में आसानी से वहां पर कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। और एनपीएस वात्सल्य की शुरुआत और एनपीएस के अंतर्गत जो अंशदान सीमा है उसमें वृद्धि बच्चों और कर्मचारियों दोनों के लिए वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान है, तो जनजातीय समुदायों की सामाजिक आर्थिक जो स्थिति होती है उसमें सुधार लाने के लिए जो है इसको लाया गया है। इसके अंतर्गत सरकार जनजातीय जो बहुल क्षेत्र हैं, जो आपके गांव हैं जनजातीय बहुल या कोई आपके आकांक्षी जिले हैं, तो वहां पर जनजातीय परिवारों के लिए संतृप्ति कवरेज, गरीबों के लिए बैंक खाते, आयुष्मान भारत, उज्ज्वला के अंतर्गत स्वास्थ्य कवर जैसे लाभार्थियों का 100% कवरेज करके क्या करेगी, उस वहां पर जो है उनका सशक्तिकरण करेगी। किस आधार पे? सामाजिक और आर्थिक आधार पर, है ना, ठीक है। उसके लिए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान जो है लाया गया है, ठीक। इसमें 5 करोड़ आदिवासी लोगों को लाभ मिलेगा। इसके बाद जनजातीय कार्य मंत्रालय का जो बजट है, परिव्यय है, जो एक्सपेंडिचर है, उसमें संशोधित अनुमान जो है 2023-24 की तुलना में अगर आप देखेंगे तो 73.60% बढ़कर 13,000 करोड़ रुपए हो गया है, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखेंगे जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए समग्र नीति योजना कार्यक्रमों के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में काम करता है ना, ये इंपॉर्टेंट है। आदिवासी उप योजना के अंतर्गत जो अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना है ना, उसके रूप में उसको जाना जाता है, ठीक है। वहां पर देखिए, अब इन क्षेत्रों में उनका सामाजिक आर्थिक विकास करना है तो सभी जगह वहां पर ध्यान देना होगा, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का हो, कृषि का हो, अवसंरचना का हो, रोजगार सृजन हो, कौशल विकास हो, है ना। तो ये आप देख जाइएगा। कुल जो योजना का आवंटन है 4.3 से 17.5% तक जो है धन आवंटित किया जाएगा ऐसे क्षेत्रों में आदिवासी विकास परियोजनाओं के लिए। हर साल की बात की जा रही है। DAPST निधि आवंटन जो है 2013-14 में जो थी उससे लगभग 5.8 गुना बढ़ाया गया है, और जो अभी बजट अनुमान है उसमें उसको और भी ज्यादा बढ़ाया जा रहा है, ठीक है।
तो अब ये सब डेटा नहीं कि इतने लाख करोड़ कितने लाख करोड़, ये नहीं याद करना है हमको। दूर दराज के जो क्षेत्र आदिवासी छात्र हैं उनको गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। उसके लिए एकलव्य जो मॉडल आवासीय विद्यालय है उनको स्थापित करने के लिए जो है वहां पर 6,399 करोड़ रुपए की धनराशि आवंटित की गई। ये पहले से आपकी इंप्लीमेंट है योजना, ये अभी नहीं लाई गई। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, तो इसमें क्या करना है, सोलर रूफटॉप के माध्यम से वहां पर क्या करना है, बिजली जो है घरों में उपलब्ध कराना है। उससे जो है लोगों को क्या हो जाएगा, एक तो पर्यावरण में जो प्रदूषण हो रहा है, जो ऊर्जा जो हम यूज कर रहे हैं जिन माध्यमों से, उससे जो पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है उसको रोक पाएंगे। दूसरी चीज, लोगों को जो है व्यवहार्य और तार्किक और सस्ती वहां पर बिजली, तार्किक आयाम पर, तार्किक मूल्य पर वहां पर बिजली की उपलब्धता हो सकेगी। तो इसको बोला जा रहा है, इसके द्वारा जो है भारत में घरों में जो है मुफ्त बिजली उपलब्ध कराया जाएगा। ये उत्तर प्रदेश और असम सहित राज्यों में जो है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए रोड मैप जो है बनाया जाएगा और उसके अंतर्गत इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। ठीक है, अब यहां पर बताया गया है कि पहले ही बजट, जो अंतरिम बजट आया था उसमें हमारे पीएम ने बोला था कि 1 करोड़ घरों को हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली मिल सके। कब तक ये मुफ्त बांटोगे? इस योजना को 1.28 करोड़ से ज्यादा पंजीकरण हो चुके हैं, ये फैक्ट हमने पढ़ लिया पहले। इसके बाद यहां पर बताया जा रहा है, ये आप देख जाइएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। अब पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली मिलेगी, 300 यूनिट तक प्रति माह मिलेगी। अब तक 1.28 करोड़ पंजीकरण हो चुके हैं और 14 लाख आवेदन हो चुके हैं। इसी के साथ आज के वीडियो को यहीं पर विराम देंगे, नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तब तक लगातार जबरदस्त तरीके से पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।